देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जन्मतिथि है। इस मौके को देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुबह सुबह दिल्ली के विजय चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। आज देश उस पूर्व गृह मंत्री को याद कर रहा है जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को अपनी सोच, अपनी समझ से हिंदुस्तान मिलाकर बनाया। यह है लकीर लंबी करने की कोशिश। यह है आगे निकलने की दौड़। यह है लौह पुरुष की विरासत थामने की होड़। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं सालगिरह पर सब कुछ बदल गया। देश ने पहली बार इस तरह से लौह पुरुष को जाना पहचाना। पटेल आजादी के सिपाही रहे, कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार ने भव्य समारोह कर सरदार की विरासत को थामने के लिए बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। और आजादी के बाद सरदार साहब का लाभ देश को बहुत कम मिला। बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे, लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। सही मायने में पटेल की विरासत मुद्दा तब बनी जब पिछले साल अहमदाबाद में पटेल म्यूजियम के उद्घाटन के वक्त देश के प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री एक मंच पर आए। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। तब कांग्रेस के झंडा बरदार पटेल पर मोदी की दावेदारी मनमोहन सिंह को जरा भी रास नहीं आई। अक्सर खामोश रहकर सवालों का जवाब देने वाले मनमोहन ने खुद को पटेल की कांग्रेस का सिपाही बताया। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने के नाम पर देश से लोहा दान देने की अपील की, तो सरदार पटेल के सियासी सिद्धांत चुनावी बहस बन गए। बात सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के रिश्तों की होने लगी। आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन मोदी सरदार की विरासत के लिए आगे बढ़ते रहे। महात्मा गांधी, नेहरू और अब पटेल। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी देश के महानायकों को अपनाने की होड़ में शामिल हो गए, जिसे अब तक कांग्रेस अपनी अमानत मानती आ रही थी। सरदार पटेल की दावेदारी तो उनकी सियासत से मेल खाती भी दिखी। अव्वल तो पटेल गुजरात से आते हैं, नेहरू से उनके मतभेद जग जाहिर है और उन्हें लेकर कांग्रेस पर अनदेखी का इल्जाम भी लगता रहा है। पिछले कुछ सालों में 31 अक्टूबर की तारीख देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इस साल 31 अक्टूबर के दिन हर किसी की जुबान पर सरदार पटेल की सालगिरह है। देश एकता के नाम पर दौड़ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। मौसमी सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। गुजरात के एक छोटे से गांव में 31 अक्टूबर 1875 को जन्म लेने वाले पटेल ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। सबके विकास के लिए सबका साथ, ये ख्वाब था सरदार पटेल का। एक ऐसा ख्वाब जिसके दम पर सरदार पटेल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखते थे। जनता के हित के लिए अपने फैसलों पर अड़ जाना वल्लभ भाई पटेल को अपने समकालीन नेताओं से अलग करता था। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसा किरदार जिनके जिक्र के बिना न तो भारतीय आजादी के इतिहास की कहानी पूरी होती है और न ही आधुनिक भारत के मौजूदा ढांचे की परिकल्पना। गांधी और नेहरू की करिश्माई शख्सियत की मौजूदगी के बावजूद अपना अलग वजूद बनाना और कई बार इनकी राय के खिलाफ जाकर फैसले लेना, ये थी अडिग, दृढ़ और मजबूत इरादों वाली चट्टान सरीखी शख्सियत जिसने सरदार पटेल को भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बना दिया। ये सरदार का ये जो मैनेजमेंट था, यही मैनेजमेंट आजादी के बाद भी जो रियासतें थी उसको जोड़ने में काम आया। और सरदार का जो संकल्प था, वो संकल्प की वजह से एक बार वो निश्चय कर ले तो वो कभी अपने निश्चय से पीछे हटते नहीं थे। In the critical times through which the country is passing, I appeal to every citizen to make his maximum contribution to the solution of our problems. The ultimate sanction of government is popular support. Our broad requirements are settled and clear. We must have unity and strength. वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक गांव करमसद में हुआ था। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल था। उनकी पढ़ाई नांदियाड़, पेटलाड और बोरसाड जैसे अलग अलग शहरों में हुई। शुरुआती जिंदगी परेशानियों में गुजारने के बाद सरदार पटेल ने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की और वहां से एक सफल बैरिस्टर बनकर गुजरात लौटे और वकालत करने लगे। 1913 में सरदार बैरिस्टर बनके स्वदेश लौटे तो उन्होंने महात्मा गांधी की तरह अहमदाबाद को कर्मभूमि बनाई। अहमदाबाद में वकालत करते थे मगर सार्वजनिक प्रवृत्ति से जुड़े नहीं थे। महात्मा गांधी जी से सरदार कोई आकर्षित खास नहीं हुए थे। बाद में गांधी जी के संपर्क में आए और उनके साथी बने। वक्त गुजरने के साथ वल्लभ भाई पटेल ने वकालत में अच्छा खासा नाम कमा लिया था। 1917 में दोस्तों के कहने पर राजनीति में पहला कदम रखा और अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव जीतकर वहां के सैनिटेशन कमिश्नर बने। ये वही दौर था जब देश में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। चंपारण में महात्मा गांधी के आंदोलन और उनकी सादगी से वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए। एक महीने बाद सरदार पटेल की महात्मा गांधी से जब मुलाकात हुई तो वहां उनको गुजरात सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। यही गुजरात सभा आगे चलकर गुजरात में कांग्रेस का अहम हिस्सा बनी। इसी दौरान सरदार पटेल ने गुजरात के खेड़ा गांव में प्लेग और सूखे में राहत कार्य में बढ़ चढ़कर काम किया। पटेल अब तक गुजरात के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके कद, उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में उनको कांग्रेस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पार्टी के अंदरूनी चुनाव के लिए उम्मीदवार, पैसा और मुद्दों के चयन की जिम्मेदारी सरदार पटेल को ही मिली थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। 1920 में वल्लभ भाई पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहले तो वो दूर का देख सकते थे, बहुत दूर का देख सकते थे। दूसरी बात है कि उसका मैनेजमेंट बहुत था, अच्छा था। कैसे मैनेज करना है, सब कोई भी प्रॉब्लम है कैसे मैनेज करना है उसको बराबर मालूम था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी पहनावे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। 1928 में सरदार पटेल ने बारडोली में लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भी पैसा टैक्स न देने के लिए तैयार किया, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत के होश उड़ गए। बारडोली में पटेल का आंदोलन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बन गया। यहीं से उनका नाम सरदार भी पड़ा। 1931 में पटेल को कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार पटेल धीरे धीरे कांग्रेस की आर्थिक और सामाजिक आवाज बनते चले गए। 1942 में सरदार पटेल ने गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अहम रोल अदा किया। तो सारे देश के हैं,
सरदार पटेल ने जो कार्य किया वो तो सारे देश के लिए किया और हर एक देशवासी को उन्हें श्रद्धा के साथ देखना चाहिए और उनको विवाद में लाने की आवश्यकता नहीं है। सरदार पटेल आज एक बार फिर देश की राजनीति में एक केंद्रीय चरित्र बन रहे हैं। जब आजाद हिंदुस्तान की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपी गई थी तब भी पटेल लोकप्रिय थे। नेहरू की छवि लुभावनी थी लेकिन पटेल पार्टी में सर्वमान्य थे। नेहरू को गांधी ने अपना राजनीतिक वारिस तय कर दिया था। अक्सर मुद्दों पर पटेल के गांधी और नेहरू से मतभेद भी हुआ करते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि वो मतभेद कभी मनमुटाव तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन इसी मतभेद को आधार बनाकर आज बीजेपी पटेल की वैचारिक विरासत पर अपना दावा ठोक रही है। 30 जनवरी 1948, बिड़ला भवन, नई दिल्ली, शाम 4 बजे। सरदार पटेल अपने और नेहरू के साथ मतभेदों को लेकर लंदन टाइम्स में छपी एक खबर पर सफाई देने गांधी जी के पास पहुंचे और शाम 5 बजे तक उनसे बातें करते रहे। ये वक्त गांधी जी की प्रार्थना सभा का था। जब 5:10 हो गए तो मणिबेन ने उन्हें प्रार्थना सभा में देर होने की बात याद दिलाई। सरदार पटेल गांधी जी से इजाजत लेकर चले गए और गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ गए।